सो वी वर टॉकिंग अबाउट द एपिलेट अथॉरिटी विद इन द डिस्ट्रिक्ट। भाई डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर आपको इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की कोई कंप्लेन करनी है, ठीक है, तो पहले वो कहाँ जाती थी? चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास जाती थी। इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ने कोई ऑर्डर दिया है और आप उसे नहीं मान रहे हो, तो उसकी अपील लेकर आप कहाँ जाओगे? चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास जाओगे, ठीक है, जो स्टेट के होते हैं, ठीक है। लेकिन अब जो है एक 2009 में प्रोविज़न बनाया गया कि एक एपिलेट अथॉरिटी मतलब डिस्ट्रिक्ट में होगी, ठीक है, एक एपिलेट अथॉरिटी। और वो एपिलेट अथॉरिटी पता है क्या है? वो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है सबसे पहले अपील सुनेंगे एंड देन आफ्टर दैट तब वो जाएगी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर स्टेट के पास, ठीक है। पहले उसको कौन सुनेंगे? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या इक्विवेलेंट रैंक ऑफिसर, इसी रैंक का कोई ऑफिसर सुनेगा। देन आफ्टर दैट इट विल गो टू द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ द स्टेट। सो आई होप दिस इज क्लियर। वोटिंग राइट्स फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया लिविंग अब्रॉड। जो एनआरआई है, जो बाहर रह रहे हैं, वो लोग जो बाहर रह रहे हैं, 2010 में उनके लिए प्रोविज़न आया कि भाई हम वोटिंग राइट्स उनको भी देंगे जो कि आउटसाइड द कंट्री रह रहे हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि नॉट बी इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल रोल, उनको इलेक्टोरल रोल में इंक्लूड नहीं किया गया है क्योंकि वो वहाँ पर रहते नहीं है ना। और उन्होंने किसी और अदर कंट्री की जो सिटीजनशिप है उसको एक्वायर नहीं कर रखा है। और भाई वो अपने ऑर्डिनरी प्लेस से एम्प्लॉयमेंट के लिए मतलब एब्सेंट है, वो वहाँ पर गए हुए हैं रोज़गार के लिए, एजुकेशन के लिए, दूसरी रीजंस के लिए, ठीक है, या तो टेम्पररीली या नहीं, ठीक है। तो भाई ऐसे इंसानों के लिए यहाँ पर वोटिंग राइट्स हैं। सच सिटीजन्स को अपना नाम रजिस्टर कराना होगा इलेक्टोरल रोल ऑफ द पार्लियामेंट्री असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी वेयर देयर प्लेस ऑफ रेजिडेंस इन इंडिया, ठीक है, जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ पर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन्हें अपना नाम रजिस्टर कराना होगा इलेक्टोरल रोल में, और जैसा कि उनके पासपोर्ट में मेंशन है कि वो कहाँ रहते हैं, ये सब। ऑनलाइन इनरोलमेंट, इलेक्टोरल रोल में ऑनलाइन इनरोलमेंट भी हो सकती है। 2013 में ये प्रोविज़न आया था कि आप ऑनलाइन फिलिंग ऑफ एप्लीकेशंस, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हो इनरोलमेंट होने के लिए इलेक्टोरल रोल में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इलेक्शन कमीशन से कंसल्ट करने के बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ द इलेक्टर्स अमेंडमेंट रूल 2013 इस्टेब्लिश किया, ठीक है। भाई उसमें जो था इस रूल के अकॉर्डिंग आप ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हो अपना नाम, ठीक है। और इससे जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960 में जो रूल्स बने थे उसमें ये बदलाव लेकर आए। ई फीलिंग बोलते हैं उसको। इंट्रोडक्शन ऑफ नोटा ऑप्शन, भाई सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट किया कि आप जो है 2010 से हो रहे थे ना, तो अच्छा 2013, तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया इलेक्शन कमीशन को कि आप नोटा ऑप्शन भी रखिए, ठीक है, ईवीएम में। तो नोटा क्या करता है? अलाउ करता है वोटर को, आप अगर किसी भी कैंडिडेट को वोट नहीं देना चाहते हो तो आप अपनी ये भी चॉइस दिखा सकते हो कि नन ऑफ द एबो। बैलेट सिक्रेसी, मेंटेनिंग बैलेट सिक्रेसी, और सिक्रेसी भी रहेगी आपकी उसमें। और ये जो प्रोविज़न है, ठीक है, ये बैलेट पेपर में 2013 में जनरल इलेक्शन जो हुए थे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के 2013 में तब आया था, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर इट कंटिन्यूड इट सब्सिक्वेंट इलेक्शंस इंक्लूडिंग द जनरल इलेक्शन टू द 16th लोकसभा इलेक्शन इन 2014। और फिर 2014 के जो 16th लोकसभा इलेक्शन था उसमें इसको मतलब यूज़ किया गया, ठीक है। लेकिन सबसे पहले कब था? 2013 में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जो 2013 में इलेक्शन हो रहे थे उसमें यूज़ किया गया। एंड देन 2014 में सबसे पहली बार नन ऑफ द एबो वाले नोटा ऑप्शन को यूज़ किया गया, ठीक है। इवन इफ द नंबर ऑफ इलेक्टर्स ऑप्टिंग फॉर नोटा एक्सीड द वोट्स पोल्ड बाय एनी कैंडिडेट, अगर नोटा ऑप्शन के कैंडिडेट मतलब नोटा ऑप्शन वाले वोटर ज़्यादा भी होते हैं तब भी कैंडिडेट जिसको लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोट्स मिले हैं उसको इलेक्ट घोषित किया जा सकता है। एक तरीके से कोई मतलब नहीं है इसका, लेकिन फिर भी मतलब चॉइस को रिकॉग्नाइज करने के लिए दैट वाज इंक्लूडेड। जैसे ये सर ने इसका एग्जांपल दिया था। इंट्रोडक्शन ऑफ वीवीपैट, वीवीपैट क्या होता है? वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। इसमें क्या होता है भाई? वीवीपैट एक ऐसा इंडिपेंडेंट सिस्टम है जो ईवीएम से जुड़ा हुआ होता है, जो कि वोटर्स को वेरीफाई करता है उनके वोट्स के लिए, ठीक है, टू अलाउ वोटर्स टू वेरीफाई देयर वोट्स। जब वोट कास्ट किया जाता है तो एक स्लिप प्रिंट होती है जिसमें कैंडिडेट का सीरियल नंबर लिखा होता है, उसका नेम लिखा होता है, सिंबल लिखा होता है, और वो ट्रांसपेरेंट विंडो में दिखाई देती है 7 सेकंड के लिए ओनली। वो सिर्फ आपको दिखाई देगी कि भैया देखो, जैसे आपने बटन दबा दिया, कहते हैं ना कि भैया बटन किसी और पर दबाया था, जा किसी और को रहा है, तो ऐसा ना हो। आपको पूरा सुनिश्चित कराने के लिए वो क्या करेंगे, एक छोटी सी स्लिप दिखाई जाएगी आपको एक ट्रांसपेरेंट विंडो में, जिसमें लिखा होगा उस कैंडिडेट का नाम, उसका चुनाव चिन्ह जिस पर आपने डाला है वोट, एंड देन आफ्टर दैट वो खुद ही कट के फट के नीचे गिर जाएगी।
ऑटोमेटिकली कट एंड फॉल्स इनटू अ सील ड्रॉप बॉक्स, और एक सील ड्रॉप बॉक्स पे जाकर मतलब गिर जाएगी, ठीक है, जो वीवीपैट से जुड़ी होती है। वही जो लॉ है यूजिंग वीवीपैट का, वो 2013 में अमेंड किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा था कि इसको लेकर आओ, ठीक है। और भाई सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा था कि ये एक इनडिस्पेंसिबल रिक्वायरमेंट है फ्री एंड फेयर इलेक्शन की, जिसमें लोगों को पता चले कि वो कहाँ वोट डाल कर आए हैं, ठीक है। और इसके इंट्रोडक्शन को एक फेज मैनर में परमिट किया था, ठीक है। और भाई वीवीपैट को इंट्रोड्यूस करने से एक्यूरेसी ऑफ द वोटिंग सिस्टम हमको पता लगती है। और मैनुअल वोट काउंटिंग भी अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो फिर बाद में आप क्या कर सकते हो, उन वो जो स्लिप है, वो जो कट फट की गिरी है, उसको काउंट करके पता लगा सकते हो कि एक्चुअल में हुआ क्या है, कितने वोट है किसके है, ठीक है। मैनुअल वोटिंग भी हो सकती है बाद में, ठीक है, काउंटिंग मैनुअली भी हो सकती है। वीवीपैट जो है जो सबसे पहले यूज़ की गई थी वो नोक्सेन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है नागालैंड की, 2013 में वहाँ यूज़ की गई थी, ठीक है। वीवीपैट सबसे पहले नागालैंड में यूज़ की गई थी। पर्सन्स इन जेल और पुलिस कस्टडी कैन कंटेस्ट इलेक्शंस। भाई ये 2013 में इसके बारे में एक प्रोविज़न आया था, सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के ऑर्डर को अपहेल्ड किया था। और पटना हाई कोर्ट के ऑर्डर ने कहा था कि इंडिविजुअल्स जो कि जेल में हैं या पुलिस कस्टडी में हैं, जिनके पास राइट टू वोट नहीं है, अब वो इलेक्टर्स कंसिडर नहीं किए जाएंगे और इनएलिजिबल है इन कॉन्टेस्ट करने के लिए इलेक्शंस को, ठीक है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के ऑर्डर को सही ठहराया था, जिसमें यह कहा गया था कि जो लोग पुलिस कस्टडी में हैं तो उनके पास राइट टू वोट नहीं है, और वो इलेक्टर नहीं है, और ना ही तो वो इलेक्ट कर सकते हैं, और ना ही वो लड़ सकते हैं इलेक्शन, और ना ही इलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। भाई इस रूलिंग को काउंटर करने के लिए 2 न्यू प्रोविज़न ऐड किए गए हैं, ठीक है। आरपी एक्ट में 2 नए प्रोविज़न ऐड किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट कोई रूलिंग करता है एंड देन आफ्टर दैट अमेंडमेंट होता है, ठीक है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन या इन द एक्ट टू काउंटर दैट रूलिंग, ठीक है, टू ओवर शेडो दैट रूलिंग। और वो क्या अमेंडमेंट थे भाई, इंडिविजुअल्स जो है इलेक्टोरल रोल में वो अपना स्टेटस नहीं खोएंगे एज इलेक्टर ड्यू टू द वोटिंग प्रोहिबिशन वाइल इन जेल और पुलिस कस्टडी। भाई सबसे पहली बात, आप बिल्कुल गलत कह रहे हो, पटना हाई कोर्ट ऑर्डर भी और सुप्रीम कोर्ट भी, कि वो इलेक्शन लड़ नहीं सकते, वो अब वोटर नहीं रहे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्टोरल रोल में जिस इंसान का नाम चढ़ा हुआ है वो इलेक्टर का वोटर अपना इलेक्टर का स्टेटस नहीं खोएगा, ठीक है। और चाहे वो जेल में हो चाहे पुलिस कस्टडी में हो। और एमपी का या एमएलए का जो डिस्क्वालिफिकेशन होगा, ठीक है, तो दूसरे किसी ग्राउंड पर नहीं होगा, बस जो प्रोविजंस एक्ट के अंदर दे रखे हैं उन ग्राउंड पर होगा, और किसी ग्राउंड पर नहीं हो सकता। मतलब आप लड़ सकते हो, कंटेस्ट कर सकते हो इलेक्शन को, इसका मतलब तो ये है ना। कॉन्सिक्वेंसली इंडिविजुअल्स इन जेल और पुलिस कस्टडी आर परमिटेड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। भाई मतलब आप बिल्कुल फ्री हो, भले ही आप जेल में पड़े हो, लेकिन लड़ सकते हो। भाई इसका तो एग्जांपल हमने अभी देखा, आम आदमी पार्टी के नेता, ठीक है, केजरीवाल जी, उनके बहुत सारे एमपी एमएलए कहाँ पड़े थे, जेल में पड़े थे, ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा ना। सो दैट्स वाई इस रूलिंग को 2013 में, ठीक है, ख़त्म कर दिया गया बाय हैविंग अमेंडमेंट इन इन आरपी एक्ट, ठीक है। इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कन्विक्टेड एमपी एंड एमएलए। भाई पहले ऐसा होता था, अगर चार्जशीट एमपी एमएलए के लिए लगाई गई है 2013 में, चार्जशीटेड एमपी एमएलए जिसके खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी गई है किसी एमपी और एमएलए के खिलाफ, वो एकदम से इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अपॉन कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। आप कन्विक्ट पाए गए हो, आप गिल्टी पाए गए हो किसी ऑफेंस के, देन आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन कि आपको एकदम से इमीडिएटली आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा फ्रॉम द पोस्ट ऑफ एमपी एंड एमएलए, ठीक है। प्रीवियसली क्या होता था, देखो, जो कन्विक्टेड लॉ मेकर्स था उसको 3 मंथ पीरियड दिया जाता था। 3 मंथ का पीरियड है आपके पास, कोई अपील जारी करो एंड कन्विक्शन का स्टे ले लो, ठीक है। और ये आरपी एक्ट में लिखा हुआ था सेक्शन 8 क्लोज 4 में, सेक्शन 8 क्लोज 4 में ये लिखा हुआ था, अगर आप कन्विक्टेड पाए गए हो तो आपको 3 मंथ का पीरियड दिया जाएगा टू फाइल एन अपील। भाई मतलब क्या फ़ायदा है, उसका गुनाह साबित हो चुका है, वो फिर भी एमपी है 3 महीने के लिए, व्हाट इज़ द लॉजिक, ठीक है। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन 8 क्लोज 4 जो कि आरपी एक्ट का था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया और 3 मंथ अपील को बंद कर दिया, बिल्कुल रिमूव कर दिया, ठीक है। 3 मंथ अपील पीरियड अब नहीं दिया जाएगा। अगर आपके खिलाफ चार्जशीट दायर हो गई है और आप कन्विक्ट पाए गए हो और आप जो है गिल्टी पाए गए हो, आप उसी टाइम पर पोस्ट खो देते हो, ठीक है। अब देखो, जेल में होना, पुलिस कस्टडी में होना, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। क्यों? क्योंकि आपके खिलाफ अभी कन्विक्शन नहीं हुए, अभी आप गिल्टी नहीं पाए गए हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। क्या पता आप गिल्टी हो भी ना, ठीक है।
ठीक है, फिर भी आपको कंटेस्ट करने से या वोट करने से रोका जाए, दैट्स नॉट अ लॉजिकल थिंग, ठीक है। लेकिन भैया अगर आप कन्विक्टेड पाए गए हो, दैट ऑन द डे तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। टू काउंटर दिस रूलिंग, जो आरपीए एक्ट था, सेकंड अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन बिल, भाई देखो 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 कितनी अच्छी बात चल रही है यहाँ पर, सरकार की और सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई चल रही है। सेक्शन 8 क्लॉज 4 था आरपीए एक्ट का, जिसमें लिखा हुआ था कि अगर कन्विक्टेड पाए गए हो तो 3 मंथ का पीरियड मिलेगा अपील करने के लिए। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं नहीं ऐसा तो ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। अब क्या होता है, इस रूलिंग को काउंटर करने के लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में दूसरा अमेंडमेंट आता है, ठीक है। और वो क्या था अमेंडमेंट, और बाद में मतलब इन्होंने अमेंडमेंट करने की कोशिश की थी, ओके, गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट करने की कोशिश की थी कि फिर से अमेंडमेंट करो, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो क्या, लेकिन फिर उनको शर्म आई, फिर उनको लगा कि यार ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हम सब अपराधी हैं, है ना, और फिर भी पोस्ट नहीं छोड़ना चाहते, तो फिर उनको खुद से कुछ शर्म आई होगी और उन्होंने बिल को विड्रॉ कर लिया, ठीक है। और फिर अब तक यही फॉलो किया जाता है कि डिसक्वालिफिकेशन हो जाएगा कन्विक्टेड एमपी का, एमएलए का, ठीक है। तो भैया समझ में आ गया होगा कि गवर्नमेंट को कैसे शर्म आई कि भैया क्या फ़ायदा इसको बिल को लेकर आने से, हमारी बदनाम की है, लोग कहेंगे कि देखो देखो कैसे मतलब कन्विक्टेड हो गए फिर भी पोस्ट नहीं छोड़ना चाहते, तो इसलिए फिर उन्होंने इसको वापस ले लिया और अब तक यही फॉलो किया जाता है, ठीक है। फोटोज ऑफ कैंडिडेट्स ऑन ईवीएम एंड बैलेट पेपर, भाई इसको भी पढ़ लेते हैं कभी, ये सेक्शन 8 क्लॉज 4 क्या कहता है, 3 मंथ का हाँ ये तो पता है, 3 मंथ का टाइम पीरियड है अपील करने के लिए। फोटोज ऑफ कैंडिडेट ऑन ईवीएम एंड बैलेट पेपर्स, वही फॉलोइंग एन इलेक्शन कमीशन ऑर्डर आफ्टर मई 1, 2015, मतलब इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर फॉलो करते हुए 2015 का बैलेट पेपर के ऊपर भी और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर भी कैंडिडेट का फोटोग्राफ होगा, ठीक है, और उनका पार्टी सिंबल होगा और उनका नेम होगा। और ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो वोटर्स के बीच में कन्फ्यूजन रहती है कि यार ये कौन है, ये कौन है, ये क्या चुनाव चिन्ह है, ठीक है, ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जहाँ पर कैंडिडेट जो है वो सिमिलर नेम से कॉन्टेस्ट कर रहे हो, तो उनमें जो कन्फ्यूजन रहती है उसको हटाने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए ये प्रोविज़न लेकर आया गया था। और कमीशन ने कुछ ऐसे केसेस आइडेंटिफाई किए जहाँ पर मल्टीपल कैंडिडेट्स जो हैं वो आइडेंटिकल और सिमिलर नेम से लड़ रहे थे कॉन्टेस्ट, मतलब कॉन्टेस्ट कर रहे थे, ठीक है, सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और उसके ऊपर वोटर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही थी। सो दैट्स वाई फोटोग्राफ्स के साथ साथ उनका नेम, उनका सिंबल सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। While suffixes are typically used to differentiate between candidate with the same name, वैसे तो suffixes यूज़ होते हैं जैसे कि जैसे होता है नहीं है क्या, जैसे सरनेम यूज़ होते हैं वैसे तो, लेकिन कमीशन जो है उसने एडिशनल मेजर नेसेसरी समझे इस कन्फ्यूज़न को रोकने के लिए, ठीक है। तो इम्पोर्टेंटली जो एब्सेंस है कैंडिडेट के फोटोग्राफ का, वो ये नहीं होगा कि रिजेक्शन हो जाएगा उनके नॉमिनेशन का। अगर कैंडिडेट ने अपना कोई फोटोग्राफ नहीं दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई इनका नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दो, नो नो नो, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। कॉलिंग ऑन कैश डोनेशंस लोवर्ड, ठीक है, सीलिंग ऑन कैश डोनेशन लोवर्ड, भाई 2017 के बजट में जो एनोनिमस कैश डोनेशन था बाय एनी इंडिविजुअल टू अ पॉलिटिकल पार्टी वॉज रिड्यूस फ्रॉम 20,000 से 2,000। मैंने आपको कुछ बताया था, कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकती है कोई कंपनी या फिर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल, बट नॉट द गवर्नमेंट कंपनी, दैट्स ऑल्सो अ नोटेबल थिंग। भाई तो 20,000 से ऊपर का अगर आप कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हो तो आपको इलेक्शन कमीशन को नोटिफाई करना पड़ेगा, एंड देन आफ्टर दैट आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा उसके ऊपर, एंड द कंपनी ऑल्सो और प्राइवेट इंडिविजुअल ऑल्सो हु इज़ गिविंग। लेकिन अब 2017 के बजट में ये जो एनोनिमस कैश डोनेशन था ना, कोई इंडिविजुअल जो देता था या किसी पॉलिटिकल पार्टी को, वो 20,000 से घटाकर 2,000 कर दिया गया, ठीक है। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ रेस्ट्रिक्टेड कर दी जाती है, कोई भी कैश डोनेशन आप नहीं एक्सेप्ट करोगे जो 2,000 से ऊपर का होगा, 2,000 तक कर सकते हो, नोट अबोव दिस, 2,000 से ऊपर नहीं, ठीक है। लेकिन आपके ऊपर ये ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको उस इंसान का नाम डिस्क्लोज करना है जिसने आपको वो अमाउंट डोनेट किया है, ठीक है। हो सकता है वो बेचारा गुमनाम रहना चाहता हो, ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन को आपको वो नाम नहीं बताना है, 2,000 ही तो है, 2,000 से ऊपर होगा तो फिर तो देखो प्रॉब्लम होगी। पॉलिटिकल पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिविजुअल मेकिंग डोनेशन एक्सीडिंग 2,000। पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये रिक्वायरमेंट है कि अगर कोई इंसान 2,000 से ऊपर का आपको डोनेशन दे रहा है तो आप उसके नाम जो है लिखोगे, उसके नाम का रिकॉर्ड रखोगे, ठीक है। कैप ऑन कॉर्पोरेट कॉन्ट्रीब्यूशन लिफ्टेड, ठीक है। भाई 2017 के बजट ने ये एलिमिनेट कर दिया था कि कॉर्पोरेट कॉन्ट्रीब्यूशन, पहले प्राइवेट इंडिविजुअल का पढ़ा है ना हमने अब तक, कॉर्पोरेट कॉन्ट्रीब्यूशन अगर कोई देता है, ठीक है,
तो उस पर कैप लगा दिया गया था पहले, मतलब 7.5% कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसका 7.5% कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है, ठीक है, ओवर द पास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स, ठीक है, विच प्रीवियसली कैप डोनेशन एट 7.5% ऑफ अ कंपनीज नेट प्रॉफिट ओवर द पास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स। 3 फाइनेंशियल ईयर्स में जो प्रॉफिट हुआ है, उसका नेट प्रॉफिट हुआ है 3 फाइनेंशियल ईयर्स में, यानी 3 साल में कंपनी का जितना नेट प्रॉफिट है उसका 7.5% वो कंट्रीब्यूट कर सकता है, ठीक है, मानी 1 साल का नेट प्रॉफिट नहीं, 3 साल का नेट प्रॉफिट का 7.5% इट कैन कंट्रीब्यूट, ठीक है। कंपनीज आर नाउ अलाउड टू डोनेट एनी अमाउंट ऑफ मनी टू पॉलिटिकल पार्टीज। पहले था ये कैप पहले लगा हुआ था, ठीक है, लेकिन 2017 में इस रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया। अब कोई कंपनी कितना भी कर सकती थी डोनेट, किसी भी नंबर में पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकती है। वो प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए था जो मैं आपको 2000 वाला बता रही थी, ठीक है। तो भैया अब कोई भी कंपनी कितना भी अमाउंट डोनेट कर सकती है पॉलिटिकल पार्टी को। 2017 में आया ये प्रोविज़न। तो एडिशनली ऑब्लिगेशन जो है कंपनीज की टू रिपोर्ट सच डोनेशन इन देयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स हैज़ बीन लिफ्टेड। और जो ऑब्लिगेशन है कंपनीज के कि इनका नाम रिपोर्ट करना, उनके डोनेशन रिपोर्ट करना, प्रॉफिट एंड लॉस, अब वो हटा लिए गए हैं, ठीक है। फॉरेन फंडिंग अलाउड। 2018 के बजट में भाई पहले जो है फॉरेन फंडिंग को मना करते थे कि नहीं फॉरेन फंड नहीं लेना पॉलिटिकल पार्टीज को, अगर कोई कंट्रीब्यूशन कर रहा है फॉरेन से, लेकिन अब परमिट है, ठीक है, अब आप कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट कर सकते हो फ्रॉम फॉरेन कंपनीज ऑल्सो। लेकिन भैया है तो अजीब सी बात ना, फॉरेन कंपनीज हमारे यहाँ पर कंट्रीब्यूशन दे रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को, ठीक है, और फिर क्या होगा बताना ज़रा, क्या वो इन्फ्लुएंस नहीं जताएंगी यहाँ पर। तो अमेंडमेंट जो था फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010, उसने इसकी डेफिनेशन को मॉडिफाई कर दिया था फॉरेन कंपनी की टू फैसिलिटेट दिस चेंज। इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स। अब देखते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होता है, ठीक है भाई। 2018 में मोदी गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, 2018 में। और ये था कैश डोनेशन फॉर पॉलिटिकल पार्टीज़ का अल्टरनेटिव, ये ऑल्टरनेटिव था कैश डोनेशन फॉर पॉलिटिकल पार्टीज़ का। और स्कीम में क्या था कि क्लीन मनी प्रमोट करना था, क्लीन मनी को, और ट्रांसपेरेंसी लानी थी पॉलिटिकल फंडिंग में। इसका मतलब ये था कि पॉलिटिकल फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी आएगी और क्लीन मनी को प्रमोट किया जाएगा। की फीचर्स ये थे कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है आर बियरर बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स इशूड विदाउट द नेम ऑफ द बायर और पेई। इसमें यह भी नहीं पता चलता कि किसको बाय किया जा रहा है और कौन पेई है, कौन पे कर रहा है और कौन बाय कर रहा है, ठीक है। फिर इसके बारे में इतना ही पता है मुझे। दे कैन बी परचेज बाय सिटीजन ऑफ इंडिया। भाई ये जो परचेज कर सकते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड सिटीजन ऑफ इंडिया कर सकते हैं, या फिर जो एंटिटीज़ है जो कि इस्टेब्लिश की गई है इंडिया में वो कर सकते हैं इसको परचेज, ठीक है। मैं फिर से बता देती हूँ। एलिजिबिलिटी इज सिटीजन ऑफ इंडिया और अ बॉडी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, ठीक है, कोई बॉडी जो कि इंडिया में इनकॉर्पोरेट है या सिटीजन। ऑन फुलफिलमेंट ऑफ ऑल द एक्सटेंट KYC नॉर्म्स बाय मेकिंग पेमेंट फ्रॉम अ बैंक अकाउंट। समझ में नहीं आ रहा। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में ना ही तो पे का नाम मतलब बताया जाता है और ना ही बायर का, ठीक है। और इलेक्टोरल बॉन्ड कौन बाय कर सकता है, सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो सिर्फ यूज़ किए जा सकते हैं फॉर डोनेशन टू रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़। जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ है ना, सिर्फ उनके लिए डोनेट किए जा सकते हैं, उनके लिए यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है, जिन्होंने कम से कम 1% वोट जो है लास्ट जनरल इलेक्शन में लिए हैं, सिक्योर किए हैं, ठीक है। इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ उन पार्टीज़ के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, उन पार्टीज़ को डोनेट किए जा सकते हैं जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ है जिसने लास्ट इलेक्शन में कम से कम 1% तो वोट सिक्योर किए हैं, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इनकैश कर सकती हैं ओनली थ्रू ऑथराइज बैंक अकाउंट्स। सिर्फ बैंक अकाउंट्स के थ्रू ही मतलब क्या कर सकती है, इनकैश कर सकती है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर अवेलेबल इन डिनोमिनेटर्स ऑफ 1000। और ये किस फॉर्म में होते हैं, किन नंबर्स में हो सकते हैं, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख या 1 करोड़, ठीक है, इन नंबर्स में हो सकते हैं। 1000, 10,000, 1 लाख, यानी जीरोज बढ़ती जाएंगी। इन्फॉर्मेशन जो बायर प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन बायर प्रोवाइड करता है वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है बाय ऑथराइज बैंक्स एंड डिस्क्लोज ओनली अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस, ठीक है। बायर जो है, जो इन्फॉर्मेशन बायर प्रोवाइड कर रहा है वो मतलब खरीद कौन रहा है, इस इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीद कौन रहा है, इसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है ऑथराइज बैंक से,
ठीक है। और सिर्फ तब डिस्क्लोज किया जाता है जब कोई स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस होती है, जैसे कोर्ट ऑर्डर है या क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है, तब सिर्फ। सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम फॉर बीइंग वायलेटिव ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा हुआ है भाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन के खिलाफ है, क्योंकि लोगों को भी तो जानने का हक है ना, कौन बाई है कौन पेई है, ठीक है। तो लेकिन ये इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो इसलिए ये जो है ये आर्टिकल क्लोज 19(1)(a) के खिलाफ है। और ये डॉक्टर जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवाई, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने कहा, ठीक है। इनकी बेंच थी 1 2 3 4 5 जजेस बेंच। इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2021, ठीक है भाई। इसमें ये कहा गया था कि जो एक्ट ये है ये अलाउ करता है इलेक्टोरल रोल डाटा को इंटीग्रेट करने में आधार इकोसिस्टम के साथ, ठीक है। यानी अब जब आप वोट डालने जाओगे तो आपका जो आधार वाला सिस्टम है वो भी आपके साथ रहेगा, टू प्रिवेंट मल्टीपल इनरोलमेंट्स फॉर ऑफ इंडिविजुअल्स इन डिफरेंट लोकेशंस, ताकि मल्टीपल इनरोलमेंट्स जो है लोगों की वो रोकी जा सके डिफरेंट लोकेशन पर। आधार से क्या होता है, एक आइडेंटिटी होती है सबकी अलग, ठीक है, आधार, ठीक है। तो भाई मतलब इससे क्या होगा कि ये है कि मतलब मल्टीपल जो डिफरेंट लोकेशन पर मल्टीपल इनरोलमेंट्स ना हो सके वोटर्स की, इसको रोका जा सके। तो इट इस्टेब्लिश द 1 जनवरी 1 अप्रैल 1 जुलाई 1 अक्टूबर ऑफ अ कैलेंडर ईयर एज क्वालिफाइंग डेट्स फॉर द प्रिपरेशन और रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, एक्सपेंडिंग फ्रॉम ओनली द 1 जनवरी। समझ में नहीं आ रहा। वेल इस एक्ट ने अलाउ किया एक्विजिशन ऑफ प्रेमिसेस फॉर डाइवर्स यूजेस such as counting, storing voting machine, including VVPAT material related to polling, providing accommodation for security forces and hosting polling personnel। एक्ट ने ये भी अलाउ किया। ये एक्ट था क्या पूरा का पूरा यार, इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2021, इसमें ये अमेंडमेंट हुए। Prior to this amendment, premises requisition was restricted solely to polling stations or storage for ballot boxes post-election, thus broadening the range of purposes for which promises could be requisitioned। Thank you so much.